हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी इंदौर। तो आज हमारे मैनेजमेंट विषय पर आगे बढ़ते हुए हम यूनिट नंबर 2 शुरू करेंगे। और इस यूनिट नंबर 2 में हमको पढ़ना क्या है? हम इसमें पढ़ेंगे प्रबंधन के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जी हाँ, और इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक में हम 3 लोगों की बात करेंगे। सबसे पहले आज की क्लास में हम बात करेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर की। एफ.डब्ल्यू. टेलर जिन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध दिया है यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट ही आज हमारी चर्चा का विषय है। इसके बाद आगे की क्लास में हम इसी यूनिट में बात करेंगे हेनरी फेयोल की। हेनरी फेयोल जिन्होंने प्रबंधन के लिए 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, 14 प्रिंसिपल्स। और आगे की क्लास में हम बात करेंगे एल्टन मेयो की। एल्टन मेयो जिन्होंने हॉर्थोर्न एक्सपेरिमेंट किए और हॉर्थोर्न एक्सपेरिमेंट के बाद कई सारे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दिए हैं मैनेजमेंट के क्षेत्र में। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एफ.डब्ल्यू. टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसको दिया किसने है? फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने। जी हाँ, यानी आज हम टेलर की बात करेंगे। मगर एफ.डब्ल्यू. टेलर या वैज्ञानिक प्रबंध शुरू करने से पहले हम यह भी ध्यान रखें कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं प्रबंधन के सिद्धांत। और मैं आपसे पूछता हूं कि सिद्धांत यानी प्रिंसिपल क्या होते हैं? तो आपको इतना याद रखना है कि प्रिंसिपल किसी भी मैनेजर के लिए या मैनेजमेंट के लिए प्रिंसिपल मैनेजर को गाइड करते हैं। जब कोई मैनेजर डिसीजन मेकिंग करता है, निर्णय लेता है या कोई व्यवहार करता है, बिहेवियर करता है, तो उसके डिसीजन मेकिंग और उसके बिहेवियर में ये जो सिद्धांत हैं ये क्या करते हैं? ये मार्गदर्शक करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, उसको गाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी कंपनी में किसी व्यक्ति को प्रमोट करना है, प्रमोशन देना है। उसके लिए 2 व्यक्ति हैं आपके पास। एक व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा सीनियर है, उसकी सीनियरिटी ज्यादा है, कायदे से इसी का प्रमोशन होना चाहिए। मगर जो दूसरा व्यक्ति है बी, वो सीनियर कम है मगर उसमें एलिजिबिलिटी ज्यादा है, योग्यता बहुत ज्यादा है। तो आप कंफ्यूज हो गए कि किसको प्रमोट करूं? सीनियरिटी को ध्यान दूं, वरिष्ठता पर ध्यान दूं, या फिर योग्यता पर ध्यान दूं, एलिजिबिलिटी पर ध्यान दूं? ऐसे कई सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए। तो इसीलिए हमने मैनेजमेंट के कुछ सिद्धांत बनाए हैं। ये सिद्धांत हमारी हेल्प करेंगे, ये सिद्धांत हमें सपोर्ट करेंगे, हमें गाइड करेंगे। मगर एक बात और याद रखें कि जो सिद्धांत बन गए हैं ये ऐसे के ऐसे अप्लाई नहीं होते। यानी यदि आपकी परिस्थितियां बदलती जा रही हैं समय के साथ, तो आपके सिद्धांत में भी चेंज आते रहेंगे। जैसे एफ.डब्ल्यू. टेलर ने अपने समय में जो बात बोली, आगे चल के किसी व्यक्ति ने इसको गलत साबित कर दिया और उस एफ.डब्ल्यू. टेलर के सिद्धांतों में थोड़ा और सुधार हो गया। ये सुधार लगातार जारी है और आज भी मैनेजमेंट के सिद्धांतों में सुधार जारी है और नए नए सिद्धांत आते ही जा रहे हैं। फिर भी मैनेजमेंट में जो सिद्धांत है उनमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो याद रखेंगे कि मैनेजमेंट को जो सिद्धांत होते हैं वो एकदम स्थायी नहीं होते, इट मींस फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब लचीले। लचीले यानी आप परिस्थिति के अनुसार उसमें चेंज भी कर सकते हैं। यदि आपकी कंडीशंस या सिचुएशंस अलग है तो ये सिद्धांत फ्लेक्सिबल है, इन्हें व्यापक परिवर्तन किया जाता है, इनमें चेंज भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी जमाने में मैनेजर का जो क्षेत्र था बहुत बाउंडेड था, बहुत सीमित था। मैं मैनेजर हूं, मेरी ये कंपनी है, तो मैं कंपनी में आंख से जितने लोगों को देखता था उन्हीं लोगों को मैनेज कर पाता था। और आज डिजिटल इंडिया है, आज डिजिटल जमाना हो चुका है, आज जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल दें तो इन्फोसिस कंपनी आपने सुना है, और इन्फोसिस का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। और आपको पता है बेंगलुरु के अपने हेडक्वार्टर से वो एशिया महाद्वीप के सारे देशों पर नजर रखता है। मतलब इन्फोसिस का एक ऑफिस, इसका कार्य क्षेत्र कितना बड़ा है? इस मैनेजर का कार्य क्षेत्र पूरा एशिया महाद्वीप है, पूरे एशिया महाद्वीप को मैनेज कर लेता है। उसके जहां जहां जितने सेंटर है सब उसके सामने लाइव रहते हैं। तो आज कंप्यूटर आईटी का जमाना है, इसीलिए आपको बता रहे हैं कि जो प्रिंसिपल होते हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं, समय के साथ साथ बदलते जाते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है एफ.डब्ल्यू. टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट। सबसे पहले ये साइंटिफिक मैनेजमेंट सबसे पहला प्रिंसिपल है जो मैनेजमेंट के लिए किसी ने दिया था। इसके पहले क्या चलता था? इसके पहले चलता था रूल ऑफ थंब। अब ये रूल ऑफ थंब क्या है? इसको बोलते हैं अंगूठे का नियम। ये अंगूठे का नियम क्या है? टेलर आए, उन्होंने बोला ये अंगूठे का नियम बंद करो और मेरा साइंटिफिक मैनेजमेंट का आप प्रयोग करो। क्या होगा इससे आपकी कंपनी बहुत ऊपर जाएगी, आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, आपके जो वर्कर्स है वो भी खुश रहेंगे। मतलब टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से, साइंटिफिक मैनेजमेंट के माध्यम से किस पर अटैक किया है? रूल ऑफ थंब पर, जो पहले चलता था। रूल ऑफ थंब क्या होता है?
रूल ऑफ थंब यानी एक मैनेजर को जो ठीक लगता है वो करता है, कि मुझे ठीक लगा मैंने कर दिया, ये रूल ऑफ थंब है। मतलब उसका इंडिविजुअल डिसीजन होता है, एक मैनेजर का व्यक्तिगत निर्णय होता है, उसी को बोलते हैं रूल ऑफ थंब। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझको इस समय यही ठीक लगा तो मैंने कर दिया। अरे क्या आपके पास कोई साइंस नहीं है? हाँ, हमारे पास कोई साइंस नहीं है, इसलिए हमको जो ठीक लगा वो हमने किया। तो टेलर बोला ऐसा नहीं होगा, हर काम का अपना साइंस होता है, यानी किसी कंपनी में जो भी काम हो रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई विज्ञान बनाइए, साइंस बनाइए। तो शुरू करते हैं, टेलर ने क्या बताया। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध स्टार्ट किया। इसके पहले आपको एक बात याद रखना है कि टेलर एक अमेरिका का विद्वान था और अमेरिका का एक मैकेनिकल इंजीनियर था वो, और मिडवेल नाम की कंपनी में वो काम करता था। और शुरू से ही टेलर का सोचना था कि मैं कैसे भी करके ऐसे नियम बनाऊं, ऐसे रूल रेगुलेशन बनाऊं जिससे किसी कंपनी को बहुत फायदा हो, उसका प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाए। इसका मतलब टेलर हर समय एफिशिएंसी के बारे में सोचता था। इंग्लिश में बात करें, हिंदी में कार्य क्षमता बढ़ाने की बात करता था। कार्य क्षमता, वर्किंग कैपेसिटी बोले या फिर एफिशिएंसी बोले। तो टेलर एक मैकेनिकल इंजीनियर जो पहले मिडवेल कंपनी में काम किया है, बाद में इसने यहां से छोड़ दिया और दूसरी बेथलहेम स्टील कंपनी थी, उसमें ये काम करता था। और वहीं पर इसने बहुत सारा मैनेजमेंट के लिए बहुत सारा प्रयास किया और कई सारे प्रिंसिपल दिए। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है वैज्ञानिक प्रबंधन, यानी FW टेलर को पढ़ना है। और सबसे पहले आप लिखेंगे कि ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट शब्द है, इस शब्द का पहली बार प्रयोग टेलर ने नहीं किया। तो आपको नाम याद रखना है, लुई ब्रेंडिस नाम का व्यक्ति था जिसने सबसे पहले वैज्ञानिक प्रबंध के शब्द का प्रयोग किया है। तो लिख लीजिए, SM लिख रहे हैं मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट। इस शब्द का पहली बार प्रयोग, फर्स्ट टाइम पहली बार प्रयोग किसने किया है? तो आप बोलेंगे लुई ब्रेंडिस ने किया है। सर ने याद करा दिया, लुई ब्रेंडिस वो व्यक्ति थे जिन्होंने टेलर के भी पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। मगर हम टेलर को ही मानते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्योंकि टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध दिया है। तो आप लिखेंगे, दूसरा लाइन लिख लेंगे, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है? तो आप बोलेंगे फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर है, टेलर। और तीसरी बात, वैज्ञानिक प्रबंध टेलर ने दिया है, इसीलिए कई बार वैज्ञानिक प्रबंध को टेलरिज्म यानी टेलरवाद के नाम से भी जानते हैं। तो लिख देते हैं SM = टेलरवाद। अब हम शुरू कर रहे हैं पढ़ाना कि टेलर ने क्या क्या प्रिंसिपल्स दिए। मैंने आपको बताया कि टेलर हर समय ये सोचता था कि कैसे एफिशिएंसी बढ़ाई जाए। तो टेलर ने इसका एक तरीका निकाला। टेलर ने बोला कि जो भी आप काम कंपनी में करते हैं, भले आप जैकेट बनाते हैं, शर्ट बनाते हैं, कोई स्टील का सरिया बनाते हैं, आपके यहाँ कंपनी में जितने काम होते हैं उसके लिए कोई ना कोई साइंस बनाइए, साइंस विज्ञान बनाइए। मतलब उसके पीछे कोई ना कोई साइंस होना चाहिए, आप मन से कोई काम ना करें मैनेजर्स के लिए। तो पहली बात क्या बोली टेलर ने? पहली बात बोली कि जो भी हम काम कर रहे हैं, यदि हम मैनेजमेंट में कोई भी काम करते हैं, कारखाने में कोई भी काम होता है, फैक्ट्री में कोई भी काम होता है, तो उसको यदि वैज्ञानिक पद्धति से उसका एनालिसिस किया जाए, साइंटिफिक मेथड से उसका एनालिसिस यानी विश्लेषण किया जाए, तो हम काम करने का एक बेस्ट मेथड ढूंढ लेंगे। मतलब ये कि मेरे कंपनी में कोई काम हो रहा है और मैं यहां से सरिया उठाता हूं और यहां रखता हूं, एक बंदा यहां से सरिया उठा के मशीन में डालता है, एक बंदा वहां से उठा के उधर करता है। तो ये बोल रहा है जो आपको काम करने का तरीका है, इसमें सबसे बेस्ट तरीका ढूंढिए आप। सबसे बेस्ट तरीका कैसे ढूंढे? वो बोलता है इसके लिए आप गति और समय अध्ययन करें, स्पीड एंड टाइम टेस्ट। अब ये स्पीड एंड टाइम टेस्ट आज का बहुत बार आएगा ये वर्ड। तो गति अध्ययन मतलब आपकी स्पीड क्या है काम करने की, एक, और आप कितना टाइम ले रहे हैं एवरेज काम करने में। इस स्पीड को बढ़ाइए और टाइम को कम करिए तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। मतलब उसने पहला तो ये बोला है, सबसे पहला ये बोला है कि आप किसी भी कार्य को, लिख देते हैं पहला पॉइंट, टेलर का मानना क्या है, टेलर की सोच बता रहे हैं। टेलर बोलता है किसी भी कार्य को, किसी भी फंक्शन को यदि वैज्ञानिक प्रबंध से, वैज्ञानिक मेथड से, साइंटिफिक मेथड से एनालिसिस किया जाए, तो लिख देते हैं किसी भी कार्य को वैज्ञानिक पद्धति से विश्लेषण किया जाए। विश्लेषण इंग्लिश में एनालिसिस किया जाए तो हम बेस्ट तरीका निकाल सकते हैं। तो उस काम करने का हम बेहतर तरीका, सबसे बेहतर तरीका पहले बनाइए कि इस सरिये को इधर से इधर जो आप दे रहे हैं, सामान पहुंचा रहे हैं, इससे अच्छा और तरीका हो सकता है क्या? तो आपको उसके लिए स्टडी करना पड़ेगा, स्पीड एंड टाइम स्टडी। तो लिख देते हैं किसी भी कार्य को वैज्ञानिक पद्धति, इट मीन साइंटिफिक मेथड से एनालिसिस करें, किसी भी कार्य का एनालिसिस करें तो हम उसका सर्वश्रेष्ठ तरीका निकाल सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ तरीका। और
सर्वश्रेष्ठ तरीका का मतलब आप कैसे भी करके अपना टाइम कम करिए, एक, दूसरा अपनी कॉस्टिंग कम करिए, दो। टेलर बोलता है लेक ऑफ टाइम, टाइम की कमी और कॉस्टिंग की कमी इज इक्वल टू प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और सीधी सी बात है, मैं एक मजदूर हूं और मैं इस सरिये को बनाने में 2 घंटे ले रहा हूं। टेलर बोल रहा है ऐसा कुछ करिए कि ये सरिया 1.5 घंटे में बने। आपकी मेथड में सुधार करिए। कैसे करें? हो सकता है कि आपको इस सरिया बनाने में कोई टूल्स लग रहा है और आप बार बार टूल्स को लेने वहां जाते हैं और फिर टूल्स लेके आते हैं और उससे कसते हैं। तो बोल रहा है जब आपको इस टूल्स का प्रयोग बार बार हो रहा है तो इस टूल्स को आप लेफ्ट हैंड पे रखें, राइट हैंड पे रखें कि आपने पेचकस उठाया और कस दिया, बार बार आप पेचकस को रखने ना जाएं। इसको बोलते हैं मानकीकरण ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जो उपकरणों का मानकीकरण, मतलब उपकरण जो है आपके इंस्ट्रूमेंट, उनको एक जगह पे रखें जहां पे आपको काम पड़ रहा है। तो ऐसी कई चीजें टेलर ने बताई है। तो पहला तो ये कि वैज्ञानिक पद्धति, इसके लिए टेलर बोलता है इसके लिए आप करिए स्पीड एंड टाइम का स्टडी, स्पीड एंड टाइम का स्टडी, गति और समय अध्ययन। क्या बोल रहा है टेलर? गति और समय अध्ययन यदि आप करते हैं तो आप इससे एक सर्वश्रेष्ठ तरीका निकाल सकते हैं। दूसरा टेलर की एक विशेष बात क्या है? टेलर की विशेष बात यह है कि यदि हम सोचें कि टेलर बोलता है कि मेरे प्रिंसिपल से कारखाने में प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो क्या प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कर्मचारियों की सैलरी कम कर दें? नहीं। यदि कर्मचारियों की सैलरी कम करोगे तो वो काम ही नहीं करेंगे। तो टेलर बोलता है कि कारखाने का प्रोडक्शन और कर्मचारियों की सैलरी मैं दोनों बढ़ाने की बात कर रहा हूं। ध्यान रखेंगे, आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि कॉस्ट कटिंग करना है तो सैलरी कम कर दो, अपने आप ही प्रॉफिट बढ़ जाएगा। नहीं, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए आपको सैलरी कम नहीं करना है, सैलरी भी बढ़ाइए ताकि मजदूर खूब मन लगाकर काम करे, और प्रोडक्शन बढ़ाइए। तो क्या बोलता है वो बोलता है, क्या बोलता है टेलर बोलता है कि कार्य क्षमता, उत्पादकता प्लस, उत्पादकता को इंग्लिश वाले लिखेंगे प्रोडक्टिविटी प्लस सैलरी मतलब जो भी उसको सैलरी अलाउंसेस मिल रहे हैं कर्मचारी को, वेजेस मिल रही, मजदूरी मिल रही है, पारिश्रमिक, हिंदी में लिखते हैं पारिश्रमिक, इंग्लिश में लिख लेना सैलरी, वेजेस, जो भी आपका एक्सपेंसेस है, ये दोनों एक साथ बढ़ेगा। ये दोनों बढ़ाना है, किसी एक को नहीं बढ़ाना है। ये टेलर का मानना है कि मेरे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग काम करते हो तो मैं प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाऊंगा और सैलरी भी बढ़ाऊंगा, मतलब कोई मजदूर भी नाराज नहीं होगा, मगर उसके लिए मजदूरों को कुछ काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टेलर ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया तो टेलर ने क्या बोला, हमारे आपके बारे में कुछ बोला। उन्होंने बोला एक व्यक्ति काम चोर होता है, काम की चोरी करता है। कोई भी कंपनी में वो गया और उसने ये बताया कि यहां पर काम चोरी होती ही होती है। तो काम चोरी के 2 प्रकार हैं। एक स्वाभाविक काम चोरी, जो होना ही होना है, आप कितना भी रोक लीजिए। तो लिख देते हैं टेलर का सामना हुआ काम चोरी से। काम चोरी, उसको लगा कि कर्मचारी जो होते हैं वो पूरी तरह से ईमानदारी से काम नहीं करते। तो टेलर ने बोला कि 2 प्रकार की काम चोरी होती है। एक होती है स्वाभाविक मतलब ऑटोनोमस, अपने आप, वो होना ही होना है। एक होती है स्वाभाविक और एक होती है सिस्टमैटिक, व्यवस्थित। तो लिख देना काम चोरी, उसको 2 प्रकार की दिखी है, स्वाभाविक काम चोरी जो होना ही होना है, और दूसरा लिखा है उसने व्यवस्थित काम चोरी। कौन सी काम चोरी? व्यवस्थित काम चोरी। अब टेलर बोलता है स्वाभाविक काम चोरी इंडिविजुअल फैक्टर के कारण होती है, व्यक्तिगत कारकों के कारण। लिख लेंगे किसके कारण होती है? व्यक्तिगत कारक इसमें जवाबदार है, व्यक्तिगत कारक, इट मींस इंडिविजुअल फैक्टर। और व्यवस्थित जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर उसके लिए जवाबदार है, मतलब एक के लिए संगठन के कारक जवाबदार है और एक के लिए व्यक्तिगत खुद का, कर्मचारी का खुद का कुछ इंडिविजुअल फैक्टर है, वो रिस्पॉन्सिबल है। तो लिख देते हैं संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशनल कारक, संगठनात्मक कारक। अब वो बोल रहा है संगठनात्मक फैक्टर को कम करना है तो आप साइंस का प्रयोग करें, मतलब कार्यों को साइंटिफिक करें। तो ये बोलता है कि इसमें आप वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करें, वैज्ञानिक पद्धति मतलब साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करें। और इंडिविजुअल का है, इंडिविजुअल यही है कि मेरा मन नहीं हो रहा काम करने का, या मेरे को आपने बोला सर ये पेन बनाइए, मैं ऐसे धीरे धीरे बना रहा हूँ, हाँ भैया बात भी करते जा रहा हूँ और कैसा बढ़िया, हाँ तो जल्दी जल्दी काम नहीं कर रहा हूँ मैं क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा होगा कहीं ना कहीं। इन सब का इलाज दिया है उसने।
उसने बोला आप 8 घंटे किसी व्यक्ति को काम पर रख लेते हो और आप जितना काम 8 घंटे में कराएंगे उतना मैं 6 घंटे में कराऊंगा। और टेलर ने ये सिद्ध भी कर दिया। टेलर ने ऐसा सिद्ध कर दिया कि जितने लोग 1500 लोग जितना काम कर रहे थे, टेलर ने 300 लोगों से उतना ही करा लिया और समय भी उतना ही लगा। ऐसा खास बात थी टेलर में। टेलर ने इतनी सारी स्टडी की है कि आदमी कामचोरी क्यों करता है और आदमी कामचोरी कब नहीं करेगा, उसके लिए भी उसने उपाय बताए हैं। तो पहले लिख दें इंडिविजुअल कारक होते क्या है। इंडिविजुअल कारक सीधी सी बात है, काम धीरे धीरे करना। काम धीरे धीरे करता है कोई भी मजदूर, जानबूझ के धीरे धीरे जा रहा है कि कैसे भी करके टाइम हो जाए, 6 बजे मेरी छुट्टी हो जाए। कारखाने में 6 बजे छुट्टी होगी, सैलरी तो मिलेगी, चाहे मैं धीरे करूं तो भी मिलेगी, ज्यादा करूं तो भी। तो इसलिए मैं धीरे धीरे करता हूं, टाइम पास कर रहा है, काम करने की इच्छा नहीं, आराम करता है, बीच बीच में रेस्ट लेता है। तो ये काम धीरे धीरे करना, काम धीरे धीरे करना, मेहनत, आराम करना, बार बार क्या करना, आराम करना। बस ये आराम करने के लिए भी टेलर क्या बोलेगा, टेलर बोलेगा इनकी थकान का भी स्टडी करो कि कितने टाइम में थकते हैं, एक एवरेज मनुष्य कितने टाइम में थकता है। हम खुद इनको रेस्ट करने का टाइम देंगे कि चलो 2 घंटे काम कर ले जाओ, 5 मिनट चाय पी के आओ, 15 मिनट ब्रेक है तुम्हारा। आप भी आप थक जाते हैं, पढ़ाई करते हैं तो आप भी 1-1.5 घंटे में थकते हैं, तो आपको रेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप कुछ समय का रेस्ट लेंगे वैसे आप फिर से एनर्जेटिक हो जाएंगे, फिर से आप में ऊर्जा आ जाएगी और आप फिर मेहनत से पढ़ाई करने लगेंगे। इसलिए कंटिन्यूअस आप 5 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते, इसलिए आपको 1.5-2 घंटे पढ़ना चाहिए, 1.25 घंटे, जो भी आपकी कैपेसिटी है अपने अपने अकॉर्डिंग, और उसके बाद छोटा सा ब्रेक ले लेना चाहिए, मगर छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं। तो ये दोनों फैक्टर उसके सामने आए कि कामचोर होता है इंसान, उसके 2 कारण है, एक तो खुद वो कारण है और एक संगठन भी कारण है। कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ ना कुछ मेथड खराब है, इसीलिए वो और ज्यादा कामचोर हो जाता है कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसा और मैं भी ऐसा। मगर टेलर ने बोला कि अब ये कामचोरी नहीं चलेगी भैया, कामचोरी नहीं चलेगी। तो कैसे नहीं चलेगी, टेलर ने सबसे पहले बोला कि जो मैनेजमेंट, ये जो वर्कर्स हैं, इनको मैनेजमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। तो दूसरी बात टेलर की निकल के आती है, ये कामचोरी वाली बात तो आप ऐसे लिख लेंगे। टेलर के 3 विचार बताते हैं, खास खास विचार क्या थे उसके। पहला विचार था टेलर का कि आप हर कार्य के लिए एक साइंस बनाइए, एक तरीका बनाइए। हर कार्य का वैज्ञानिक पद्धति से यदि विश्लेषण करेंगे तो उस कार्य को करने का एक बेस्ट मेथड मिल जाएगा और उसी मेथड को लागू करिए। ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या बोला है, दूसरा उन्होंने बोला कर्मचारी जो होते हैं, वर्कर्स जो होते हैं, कर्मचारी को मैनेजमेंट को कोऑपरेट करना चाहिए, मैनेजमेंट को सहयोग करना चाहिए। सहयोग यानी कोऑपरेशन, कोऑपरेशन करना चाहिए। जो कर्मचारी हैं उनको कोऑपरेशन, अब कोऑपरेशन क्यों करेंगे अभी उसके तरीके भी बताएगा वो। और तीसरी बात टेलर ने क्या कही, तीसरी बात ये बनी कि 2 चीजें हैं जिससे हम अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। एक तो आपका जो मैनेजर है वो भी गुड होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, उसका ट्रेनिंग बहुत जोरदार होना चाहिए। तो क्या लिख रहा है तीसरी बात में, तीसरा पॉइंट दे रहा है कि प्रशिक्षण, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग होता है बेटा इंग्लिश में, प्रशिक्षित लिख देते हैं ट्रेन, प्रशिक्षित मैनेजर, प्रशिक्षित प्रबंधक। एक बात मतलब ट्रेंड मैनेजर होना चाहिए, ऐसा मैनेजर नहीं होना चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस कम हो। और दूसरा प्लस में क्या बोल रहा है, कोऑपरेटिव वर्कफोर्स होना चाहिए। आपका जो वर्कफोर्स यानी कर्मचारी वो भी कोऑपरेट करे आपको। तो लिख रहा है कोऑपरेटिव वर्कफोर्स यानी सहयोगी कार्यबल, सहयोगी का। इन दोनों से हम गुड रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। ये हो गई टेलर की मुख्य 3 सोच। ये टेलर की 3 सोच है, टेलर की तीन बातें हैं। टेलर बोलता है कि हर कार्य का वैज्ञानिक पद्धति से विश्लेषण करें, कोई ना कोई बेस्ट तरीका निकाल के रख लीजिए कि ये पेन बनाना है, इसका तरीका यही है और यही सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि हमने इसमें स्पीड टाइम सबकी स्टडी करके देख लिया है। दूसरा बोल रहा है कि जो वर्कर्स होते हैं उनको मैनेजर को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। अभी क्यों सपोर्ट करेंगे इसका कारण भी बताएगा वो। और तीसरा होता है कि एक अच्छा मैनेजर हो और एक अच्छा वर्कर्स हो जो कोऑपरेटिव हो, इन दोनों से हमें बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और हम जो पहले चलता था अंगूठे का नियम, रूल ऑफ थंब से बच सकते हैं और साइंटिफिक विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब आज पढ़ना क्या है, आज आपको ऐसे बता दें, आज पढ़ना है आपको टेलर की 3 मान्यता है। 3 मान्यता मतलब वो तीन चीजें मानता है कि ये सब जगह होगा ही होगा। एक, टेलर ने 4 सिद्धांत दिए हैं, 2। तो आपको ऐसे याद कर लीजिए, 3 मान्यता याद रखनी चाहिए और 4 प्रिंसिपल। 3 मान्यता है और 4 सिद्धांत है, बस इतना पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है टेलर ने कौन कौन सी टेक्निक्स दी है, 7 से 8 टेक्निक्स पढ़ना है, टेलर कंप्लीट हो जाएगा, मगर अच्छे से समझना है। तो ये तो ऐसी बेसिक बैकग्राउंड में लिख दिया समझने के लिए कि आपको याद रहे टेलर चाहता क्या है। टेलर हर स्थिति में कर्मचारी का भी भला चाहता है, मैनेजर का भी भला चाहता है और मालिक का, जिसकी कंपनी है उसका भी भला चाहता है, मतलब कंपनी का भी भला चाहता है। मगर उसके पहले यदि फैक्चुअल डेटाज में से कुछ आ जाए तो टेलर की 4 किताबें हैं। ये चारों किताबें आप रट लीजिए ईयर्स के साथ। पहली किताब है अ पीस रेट सिस्टम, इन सब शब्दों की वैल्यू है। अ पीस
पीस रेट सिस्टम। अब ये क्या होता है, अभी आपको बताता हूं कि ये है क्या सिस्टम, पीस रेट सिस्टम। 1895 में ये किताब आई थी, लिख लीजिए। दूसरी किताब आई थी शॉप मैनेजमेंट, शॉप मतलब नीचे का लेवल, शॉप फ्लोर, ठीक है ना, तो लिख लीजिए शॉप मैनेजमेंट। शॉप मैनेजमेंट ये टेलर की दूसरी किताब है, मैनेजमेंट, 1903 में आई थी। फिर एक टेलर की बुक है आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, क्योंकि वो सरिये की कंपनी में काम करता था, तो वहीं पर उसने उसी को ध्यान में रख के लिखा था, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, 1906 में आई थी। और सबसे लास्ट में टेलर की सबसे मेन किताब, और जिस किताब में टेलर ने ये साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया था, उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911। तो लिख देते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911। ये चारों किताबें आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आप इसको याद कर लीजिए। फिर से देख लीजिए, पहला बोल रहा है पीस रेट सिस्टम। अब ये पीस रेट सिस्टम का है, अभी हम बात करेंगे। इसी को डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम भी बोलते हैं। इसके बाद शॉप मैनेजमेंट यानी फ्लोर, नीचे फ्लोर का मैनेजमेंट। उसके बाद आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स का आर्ट बता रहा है वो। और लास्ट में बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी जिसमें उसने सबसे पहले ये वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत दिया। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टेलर की कौन सी 3 मान्यता थी। तो टेलर की मान्यता देखिए, कितनी अच्छी बात उसने मान्यता में बोला है। सबसे पहले तो वही बोला है जो वो बोलता है बार बार, कि आप वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करें, यानी साइंटिफिक मेथड का। तो पहला पॉइंट लिखता है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, लिख लेना। अब ये मान्यता लिख रहा हूं, इसको पूछेगा कि टेलर की क्या मान्यताएं थी। 3 मान्यताएं थी टेलर की, 3 मान्यताएं आप लिख लीजिए। 3 मान्यताएं थी। पहला, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग यानी साइंटिफिक मेथड का प्रयोग। तो भाई सीधी सी बात है, टेलर बोलता है हर काम में, आप कारखाने के, आपकी फैक्ट्री के हर काम में साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करें, और इससे आप क्या करेंगे, इससे आपकी जो फंक्शनिंग है, कार्य प्रणाली है, वो बहुत बेस्ट हो जाएगी। तो ये पहली बात कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने से किसी भी संगठन की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, ORG लिखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की कार्य प्रणाली उन्नत की जा सकती है, मतलब बेस्ट बनाई जा सकती है। बेस्ट, किसी भी संगठन की कार्य प्रणाली यानी किसी भी संगठन की जो फंक्शनिंग है उसको यदि बेस्ट करना है तो आपको किसका प्रयोग करना है, आपको SM का प्रयोग करना है, यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रयोग करना है। दूसरी बात बहुत अच्छी है, जिसको लेकर टेलर को हम बाद में चलकर टेलर की बुराई भी करेंगे। टेलर बोलता है एक अच्छा मजदूर कौन है? एक अच्छा मजदूर वो है जो अपने मन से कुछ ना करे। मतलब टेलर इनोवेशन की बात नहीं करता कि आप इनोवेशन मत दीजिए, आपको तो जितना हम बोल रहे हैं ना सिर्फ उतना ही करिए। तो टेलर बोलता है एक अच्छा मजदूर काम को शुरू नहीं करता बल्कि केवल मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शन को मानता है, यानी निर्देशों को मानता है। 3 मान्यताएं देखना कितनी अच्छी बताएगा कि एक अच्छा मजदूर जो होता है वो काम को शुरू नहीं करता, काम को शुरू करने वाला नहीं होता बल्कि ओनली केवल प्रबंधन के मैनेजर्स, आपके प्रबंधन के निर्देशों को, प्रबंधन के जो डायरेक्शंस हैं, निर्देशों को मानता है, निर्देशों को मानने वाला होता है। तीसरी बात और खतरनाक बोली है उन्होंने, क्योंकि तीसरी बात जब बोलेंगे तो उसी को लेकर आगे चल के टेलर को क्रिटिसाइज किया जाएगा, टेलर की बुराई की जाएगी, आलोचना की जाएगी कि आप कैसी बात करते हो। देखना क्या बोलेगा टेलर। तीसरी बात बोलता है कि दुनिया के जितने मनुष्य हैं ये सब इकोनॉमिक मैन, आर्थिक मनुष्य। मैं, आप जो पढ़ रहे हैं, आप क्यों पढ़ रहे हैं, आप क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि आपको पैसे कमाना है। हर व्यक्ति पैसे से ही प्रभावित होता है, पैसा ही सब कुछ है। टेलर का मानना है कि हर इंसान आर्थिक होता है, वो सिर्फ पैसों से प्यार करता है, और वो जब भी कोई काम करता है तो सिर्फ पैसों के लिए करता है। वेरी गुड, ये देख लीजिए आप, हर व्यक्ति आर्थिक होता है, आर्थिक मानव, इकोनॉमिक मैन बोलते हैं इसको, आर्थिक मानव। ये आर्थिक मानव क्यों बोल रहा है? आप बोलते हैं ना मोटिवेशन, टेलर बोलता है कि मोटिवेशन सिर्फ एक ही है। आप समझ गए क्या है? सिर्फ नोट है, गड्डी है, पैसे हैं। यदि पैसा आपको मोटिवेट कर रहा है तो उससे ज्यादा मोटिवेट कोई नहीं कर सकता। मतलब सीधी सी बात है कि हमारे भारत देश में आपको मालूम है करप्शन कितना है, भ्रष्टाचार कितना है, सब पैसों की दुनिया हो चुकी है। तो टेलर वही बात बहुत पहले बोल रहा है कि यदि किसी इंसान से खूब काम कराना है तो उसको खूब पैसे दो,
यदि पैसे कम दोगे तो काम नहीं करेगा। सीधी सी बात, हर आदमी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए काम करता है, यानी पैसा ही एकमात्र मोटिवेशनल फैक्टर है। ये बोलता है एकमात्र मोटिवेशनल फैक्टर, यानी प्रेरक सिद्धांत, प्रेरक मतलब अभिप्रेरक, वही लिखे मोटिवेशनल यानी अभिप्रेरणा का एकमात्र कारक है, कारक फैक्टर क्या है? पैसा। ये तीन बातें हैं, ये बोली है मिस्टर FW टेलर ने। क्या है, एक बार रिपीट कर लीजिए। वो बोल रहा है कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करिए तो आपकी जो संगठन की कार्यप्रणाली बहुत ज्यादा बेस्ट हो सकती है। दूसरा बोल रहा है कि एक अच्छा मजदूर काम को शुरू करने वाला नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ मैनेजमेंट के निर्देशों को मानने वाला होता है। और तीसरा बोल रहा है कि दुनिया में हर व्यक्ति, हर कर्मचारी एक आर्थिक मानव है, एक इकोनॉमिक मैन है, जो केवल और केवल इकोनॉमिक फैक्टर से ही मोटिवेट होता है, जो केवल और केवल आर्थिक कारकों से ही क्या होता है? मोटिवेट होता है। ये हो गया कंप्लीट टेलर की 3 मान्यताएं। अब बात करेंगे टेलर के 4 प्रिंसिपल। ध्यान रखेंगे, 3 मान्यता और 4 प्रिंसिपल पढ़ लिए, मतलब टेलर समझ में आ गए। और उसके बाद आगे चल के टेलर की टेक्निक्स भी बताएंगे, उसमें ज्यादा अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। अब बात आ रही है टेलर की 4 सिद्धांत कौन से हैं। पूछेगा टेलर ने कौन से 4 सिद्धांत दिए हैं, कौन से 4 सिद्धांत है। वो पहला सिद्धांत तो आपको सब में कॉमन मिल जाएगा, सब में पहली मान्यता भी वही थी, पहला सिद्धांत भी वही था, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करें, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करें। तो क्या बोल रहा है? पहला प्रिंसिपल बोल रहा है साइंटिफिक मेथड, ना कि रूल ऑफ थंब। तो लिख लीजिए इसको, वैज्ञानिक पद्धति ना कि रूल ऑफ थंब। इसको पूछेगा कि ये अंगूठे का नियम क्या है? अंगूठे का नियम। तो ये पहला प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल क्या बोला है टेलर ने? वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करें, अंगूठे के नियम का ना करें। अंगूठे का नियम मैंने आपको बताया क्या है। अंगूठे का नियम है कि मुझे जो ठीक लगा मैंने कर दिया। मैं एक मैनेजर हूं, मेरे से आपने जो सर आपने ऐसा क्यों किया, मुझको उस समय यही ठीक लगा। इट मीन्स मेरा खुद का बिहेवियर, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, सॉरी। तो टेलर बोल रहा नहीं, क्या आपके पास पहले से कोई प्रिंसिपल नहीं थे? क्या आपके पास इस काम का कोई साइंस नहीं था? तभी तो आपने मन से सोचा। तो ठीक है, तो ये बोल रहा अंगूठे का नियम अब नहीं चलेगा, अब आप वैज्ञानिक पद्धति से काम करेंगे। दूसरा क्या बोलता है? दूसरा बोलता है वेरी इंपॉर्टेंट, सहयोग ना कि टकराव। ये बहुत अच्छी बात है, यहीं से मेंटल रिवॉल्यूशन की बात निकल के आएगी। अभी देखते हैं, हम लिख देते हैं पहले सहयोग ऐसे लिखना है, एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है, सहयोग ना कि टकराव। कॉन्फ्लिक्ट, क्या लिख रहा हूं? कोऑपरेशन ना कि कॉन्फ्लिक्ट। अब ये क्यों बोल रहा है? ये बोल रहा है शुरू से देखा गया है कि कर्मचारी जो है मैनेजर से चिढ़ते हैं। 3 लोग होते हैं। कौन कौन? एक तो कंपनी का मालिक है, मान लो कंपनी का मालिक अलग है, मैनेजर अलग है। मालिक ने क्या रखे नीचे अपने? मैनेजर है, ये लिख दिया प्रबंधक मैनेजर। और मैनेजर किसको मैनेज कर रहे हैं? कर्मचारियों को। तो टेलर बोलता है कि हमेशा देखा गया है कि मैनेजमेंट और कर्मचारियों में कभी पटती नहीं है। हर समय आप बोलते हैं मैनेजर आ गया, बहुत खड़ूस है, बहुत काम करवाता है। क्योंकि जो शुरू में मैनेजर्स थे वो नेगेटिव उसमें थे कि काम करवाने पे ज्यादा विश्वास करते थे, खुद नहीं करते थे, बल्कि अपना खुद का भी काम उन्हीं पे ढोल देते थे कि तुम ही करो, तुम लोग काम करने वाले, हम ऑफिस में बैठ के कॉफी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं। तो क्या बोलता है टेलर? बोलता है सबसे पहले तो दोनों को यह समझना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। टेलर बोलता है कि आप कर्मचारी जो हो, आपको इनको सपोर्ट करना चाहिए, मैनेजमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। और मैनेजर को बोलता है आपको भी इनको सपोर्ट करना चाहिए। तो फिर कर्मचारियों के मन में तो ज्यादा बैठा हुआ है कि मैनेजर हमसे खूब काम करवाते हैं, ये मैनेजर बड़े खराब होते हैं। तो टेलर बोल रहा है कि नहीं, इसके लिए आपको अपनी सोच बदलना पड़ेगी। सोच क्यों बदलना पड़ेगी? टेलर ये बोलता है कि यदि आप इनको सपोर्ट करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो हम आपको उसी में से पैसे देंगे, आपकी सैलरी बढ़ेगी। तो वो ये बोलता है टेलर कि इन दोनों को सिर्फ इतना सिखाएं, मैनेजमेंट और कर्मचारियों को इतनी सोच बदलनी पड़ेगी कि दोनों का विकास एक साथ हो सकता है, किसी एक का विकास नहीं हो सकता। यदि आप सोचे कंपनी आगे बढ़ती जाए और कर्मचारी गरीब होता जाए, तो ऐसा भी नहीं हो, वो कर्मचारी भी आगे बढ़ेगा तभी कंपनी बढ़ेगी। कंपनी के बढ़ने से कर्मचारी बढ़ेगा और कर्मचारी के बढ़ने से कंपनी बढ़ेगी। तो वो ये बोलता है कि ये होगा कैसे? हमने बोला ये होगा कैसे? तो बोलता है इसके लिए मुझको एक क्रांति चाहिए, वो होती है मानसिक क्रांति। मानसिक क्रांति आप समझते हैं, ये शब्द आएगा, किसने मानसिक क्रांति की बात की है? मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब सीधा होता है कि अपनी सोच बदलो, इसमें कि एक क्रांति लाओ जिससे लोगों को समझाओ, कर्मचारियों को, मुख्य रूप से कर्मचारियों को समझाओ कि आप मैनेजमेंट का सपोर्ट करें। और यदि कर्मचारी मैनेजमेंट का सपोर्ट करता है, होता क्या है
कि कर्मचारी मैनेजमेंट का सपोर्ट करेगा, मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, कंपनी को प्रॉफिट हो जाएगा, तो कर्मचारी बोलता है उसमें हमारा क्या, हमको तो सैलरी वही मिलना 10,000, क्योंकि हम तो 10,000 रुपये फिक्स है हमारा। तो बोलता तुम्हारा फिक्स नहीं रहेगा। अभी जो आप देख रहे हैं इंसेंटिव प्लान, टारगेट बेस्ड प्लान, ये सब टेलर की देन है, टेलर ने सिखाया था कि नहीं ऐसा नहीं। यदि आपकी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो उस प्रॉफिट को आप इनको भी बढ़ाइए, इनकी सैलरी बढ़ाइए। तो कैसे काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, वो बोल रहा है तुम इनको सपोर्ट करो, ये मालिक को सपोर्ट करेंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, वापस प्रॉफिट तुमको मिलेगा। तो इसीलिए बोल रहा है कि जो प्रबंधक है, मैनेजर हैं, वो जितना भी प्रॉफिट हो वो प्रॉफिट शेयर करें, कर्मचारियों को भी दें, कर्मचारियों को दो। यदि आप कर्मचारियों को प्रॉफिट देंगे तो वो खुश होंगे, क्योंकि टेलर ने पहले ही बोल दिया था कि हर व्यक्ति आर्थिक है, जब उसको पैसे दो तो अपने आप ही मन लगा के काम करता है। तो टेलर क्या बोल रहा है, टेलर बोल रहा है कि कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा होता है मेरी वजह से, साइंटिफिक मैनेजमेंट की वजह से, तो वो क्या करेगा, वो कर्मचारियों को भी उसका शेयर देगा कि आपकी वजह से, आप लोगों की वजह से कंपनी आगे जा रही, तो आप लोगों का सैलरी बढ़ा रहे। दूसरी बात, जो नए नए चेंजेस आएंगे आपकी कंपनी में, कोई नई मशीन आएगी तो कर्मचारी विरोध नहीं करेगा, और विरोध नहीं करेगा तो हड़ताल नहीं होगी, हड़ताल नहीं होगी तो फिर इसका मतलब लेबर यूनियन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टेलर इस प्रकार बोलता है कि यदि कर्मचारी के मन में समझ में आ जाए कि मेरे फायदे से कंपनी का फायदा है और कंपनी के फायदे से मेरा, तो ये जो आपकी लेबर यूनियन होती है, लेबर यूनियन का कोई काम ही नहीं है, हड़ताल जैसी चीज का कोई काम नहीं है, बस उसकी सोच बदलना पड़ेगी। तो यहाँ सहयोग ना कि टकराव में वो एक मानसिक क्रांति की बात करता है कि एक मानसिक क्रांति लाना पड़ेगी जिससे इन सभी की सोच बदलना पड़ेगी। तीसरी बात टेलर बहुत अच्छी बोलता है, इसी से मिलती जुलती है, इसी से मिलती जुलती, सहयोग ना कि व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म, तो लिख देते हैं सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। अब ये क्या है व्यक्तिवाद? व्यक्तिवाद मुख्य रूप से इसने मैनेजर्स को बोला है, मैनेजर्स को बोला कि जो मैनेजर्स है ये भी कम नहीं है। अभी तो कर्मचारियों को समझा रहा था दूसरे पॉइंट में, अब मैनेजर को समझा रहा है। मैनेजर्स कम नहीं है, मैनेजर्स मैक्सिमम टाइम अपने काम को भी वर्कर्स पर ढोल देते हैं और आराम करते रहते हैं, उनकी भी गलती बता रहा है। और मैनेजर्स के लिए क्या बोल रहा है वो, कि मैनेजर्स और कर्मचारियों में जो काम का बंटवारा हो रहा है, मतलब कार्य का बंटवारा, अधिकारों का बंटवारा या कर्तव्य का बंटवारा, ड्यूटीज का या अथॉरिटीज का, ये प्रॉपर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। तो लिख लेंगे आप इसको, प्रबंधन और मजदूरों के बीच जो कार्य का बंटवारा वो इक्वल हो, हम जितना काम करें तुम भी करो, ऐसा थोड़ी सी मजदूरी करेंगे। तो लिख देते हैं शॉर्ट में, कर्मचारी एंड प्रबंधक के बीच कार्यों का समान बंटवारा, इक्वल अलॉटमेंट ऑफ फंक्शंस, कार्यों का समान बंटवारा हो। क्यों बोल रहा है वो? इसलिए बोल रहा है कि मैक्सिमम टाइम मैनेजर अपने काम वर्कर्स पर ढोल देते हैं। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि यदि कोई कर्मचारी की वजह से कंपनी को प्रॉफिट मिल रहा है, यदि किसी कर्मचारी की वजह से कंपनी को प्रॉफिट मिल रहा है तो आप उसको प्राइज दीजिए, पुरस्कार दीजिए। इसका मतलब ये, टेलर ये बोलता था कि एक इंसान काम नहीं करता, वो आलसी है या फिर वो काम चोरी करता है, मगर दूसरा बहुत अच्छा काम करता है कंपनी में, ठीक है, तो दूसरा वाला जो काम करता है वो भी डीमोटिवेट हो जाएगा कि यार सैलरी तो इसको भी 10,000 मिल रही है, सैलरी मुझको भी, तो मैं भी क्यों करूं, क्योंकि हर आदमी आराम करना पसंद करता है। तो टेलर ये बोलता है कि एक काम करने वाले में और एक काम चोर में, इनमें अंतर तो करना पड़ेगा। जो काम चोरी करेगा उसको डिक्लाइन कर दो, और जो काम को बढ़ा रहा है उसको प्राइज दे दो। जो काम चोरी कर रहा है उसको दंड दो, दंड यानी पनिशमेंट। कैसे दें? अभी इसी का ऑप्शन देगा वो, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अब ये डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम कितना अच्छा रहेगा, वो ये बोलेगा कि एक काम करो, मेरी कंपनी पेन बनाने की है, तो एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर रहा हूं कि एक दिन में 10 पेन बनाना है, एक दिन में 10 पेन बनाना है। यदि कोई व्यक्ति 10 पेन बना लेगा या 10 से ज्यादा बनाएगा तो उसको मैं एक पेन के 30 रुपए दूंगा। अच्छा गुड, मतलब 10 से ज्यादा बनाएगा तो 30 रुपए मजदूरी मिलेगी। और कोई आलसी, कोई कामचोर इसमें फंसा है बीच में, यदि वो नहीं करेगा और दूसरों को भी नहीं करने देगा, ऐसा होता है, आगे चल के एल्टन में बताएंगे, तो यदि वो 10 से कम बनाएगा तो उसको मैं 25 रुपए दूंगा एक पेन के। इसका मतलब 9 पेन यदि यहां पर कोई बनाता है, 9 पेन बनाता है 25 रुपए के रेट से, तो उसको 225 रुपए मिलेंगे। और यदि कोई यहां 11 पेन बनाता है, 10 क्रॉस करता है, तो उसको 30 के हिसाब से 330 रुपए मिलेंगे। तो यहां पर 2 पेन में काफी डिफरेंस आ जाएगा। आप देख लीजिए, 11 पेन बनाता है तो 330 रुपए, और 9 बनाता, देखिए कितना डिफरेंस है, 225 से 330, ये 100 रुपए का डिफरेंस केवल 2 पेन में आया है। तो टेलर बोलता है इसके लिए टारगेट सेट करो।
टारगेट सेट करो और मिनिमम टारगेट सबको दे दो, क्योंकि मिनिमम टारगेट नहीं देंगे। मिनिमम टारगेट कितना दें, ऐसा तो नहीं कि हम बहुत ज्यादा दे रहे हैं कर्म, तो उसीलिए बोल रहा है उसके लिए गति अध्ययन करो। गति मतलब एक पेन बनाने में स्पीड कितनी, तो टेलर ने बोला मान लो एक पेन 20 मिनट में बन रहा है तो 1 घंटे में 3 पेन बनेंगे, ठीक है 3 पेन बना लिए, 8 घंटे में 24 पेन बनना चाहिए, और 8 घंटे में से 1 घंटे का इनका लंच कर दो, ये बार बार ब्रेक लेते ना, इनको अच्छा बढ़िया ब्रेक दे दो, मगर 7 घंटे बचे ना, अब 24 पेन तो बनना ही चाहिए। वो ये बोलना चाह रहा है कि 8 घंटे में 8 या 24 पेन बन रहे हैं, ठीक है, तो 7 घंटे में 21 पेन बनना चाहिए, 1 घंटे आपका लंच का भी निकाल के दे दिया। तो टेलर इसलिए क्या बोलता है, गति अध्ययन करो। गति मतलब इनकी स्पीड कैसे और ज्यादा बढ़ेगी, उनको कुछ नहीं करना है। स्पीड बढ़ाने के बहुत सारे तरीके बताए उसने, बार बार हम भूल जाते हैं कि इसमें कौन सा नट लगेगा, तो उसके लिए कार्ड बना के चिपकाओ, इंस्ट्रक्शन कार्ड बनाओ, वहां पर टूल के लिए बार बार आप पेचकस उठाते हैं, उधर से ये पेचकस उठाते हैं, फिर यहाँ लाके कसते हैं, फिर रखते हैं। टेलर बोलता है जब इसको पेचकस का काम बार बार पड़ता है तो इसके राइट हैंड पर ही पेचकस मिलना चाहिए, इसको तुरंत कसेगा, तुरंत लगाएगा, टाइम बचेगा। ऐसे एक एक सेकंड को उसने बचाने की कोशिश की। एक गाड़ी में सरिया रखते हैं तो उसने सरिया रखने की इतनी मेथड बता दी कि ऐसा नहीं, ऐसे सरिया पकड़ो तो तुम 1 घंटे में इतना सरिया रखोगे, जबकि अभी तुम 1 घंटे में 60 रखते हो, मैं तरीका बता रहा हूं उससे 200 सरिया रखाएगा। और ये सब सिद्ध हुआ कि हाँ, यदि हम एक एक सेकंड और मिनट बचाने लगे तो इसी को बोलते हैं स्पीड स्टडी। स्पीड स्टडी टेलर लेकर आए, टाइम स्टडी टेलर लेकर आए, तभी तो टेलर बोल रहे हैं कि हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट, बिना साइंस के हम बात नहीं करते, हर चीज में हमारी साइंस लगी हुई है। तो कर्मचारी और प्रबंधन, मैनेजर और वर्कर्स के बीच जो कार्यों का बंटवारा है वो लगभग इक्वल होना चाहिए, और मैनेजर्स को अपने इनके कर्मचारियों के ऊपर अपने कार्य, अपने हिस्से के कार्य नहीं देना चाहिए। कोई कर्मचारी यदि ज्यादा प्रोडक्शन करता है तो उसको प्राइज भी मिलना चाहिए, और कोई कर्मचारी यदि कम प्रोडक्शन करता है तो उसे दंड या पनिशमेंट भी मिलना चाहिए। एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल देते हैं इसका। एक एग्जाम्पल क्या है, एक एग्जाम्पल जापान का है। देखिए आप खुद समझेंगे हमारा देश और उस देश में कितना अंतर है। हमारे यहाँ भी हड़ताल सुनी है आपने, पेट्रोल पंप की हड़ताल, ट्रक वालों की हड़ताल, एक जापान की हड़ताल है। जापान के लोग पितृव्रत मतलब फादर की तरह बात होती है, इसको बोलते हैं पितृव्रत शैली। देखना क्या लिखूंगा मैं, पितृव्रत शैली। मैनेजमेंट आपका कैसा होना चाहिए, पितृव्रत शैली, हिंदी में लिख दिया है क्योंकि संस्कृत का शब्द पितृ मतलब फादर टाइप का मैनेजर होना चाहिए। फादर कैसा होता है, फादर अपने बच्चों को हमेशा प्यार करता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट जो होना चाहिए वो भी कर्मचारियों को अपना बच्चा समझे और हमेशा प्यार करे। अब इसका उदाहरण क्या है, पितृव्रत श्रेणी मतलब, अच्छा जापान का क्या उदाहरण दे रहे थे हम, जापान में लोग हड़ताल कैसे करते हैं। टेलर बोलता है कि जापान से सीखो हड़ताल करना। अब देखना जापान कैसे हड़ताल करता है। हमारे यहाँ काम पर ही नहीं आएंगे, छुट्टी पे हड़ताल चल रही। जापान में जब हड़ताल करना होती है, सुनना ध्यान से, क्या करते हैं, वो लगाते हैं काले बिल्ले। यहाँ पर काले बिल्ले उनके जेब पे लगे हैं, इसका मतलब वो लोग हड़ताल पर हैं। अब आप सोचेंगे काम नहीं करेंगे, नहीं, उल्टा है वहां सिस्टम, वो इसीलिए देश वो आगे भी है। वो लोग काले बिल्ले लगाते हैं और जितना रोज काम करते हैं उससे ज्यादा काम करने लगते हैं गुस्से में। अरे ये कैसी हड़ताल है, तो हड़ताल का फायदा है, हाँ है। तो वो ये बोलते हैं कि हमने काले बिल्ले लगा लिए ना, इससे उनको इंडिकेटर हो रहा है कि हम लोग गुस्से में हैं और गुस्से में आपका प्रोडक्शन बढ़ाए जाएंगे। अरे 8 घंटे काम करने वाले 10-10 घंटे काम करने लगते हैं, और जब वो उनका जो ऑनर या मैनेजर देखता है अरे काले बिल्ले में इतना घंटे काम कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ इनको तकलीफ है, तुरंत उनका प्रॉब्लम सॉल्यूशन करता है कि ऐसा ना हो कि ये हड़ताल, क्योंकि ये वो जो हड़ताल होती है वो इसलिए करते हैं कि उनकी सहानुभूति मिले। जो मैनेजर से उनकी सहानुभूति लेने के लिए ऐसी हड़ताल करते हैं जिसमें वो लोग कार्य पर जाना बंद नहीं करते बल्कि कार्य और ज्यादा करने लगते हैं। बस एक बिल्ला उनका सिंबल होता है कि हम लोग अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहे हैं, हमारी ये मांगे हैं, इसको आप पूरी करें। तो ये जापान का कितना बढ़िया उदाहरण है, ऐसा हमारे भारत में नहीं हो सकता, इसीलिए वो भारत है। आगे चौथे नंबर का पॉइंट क्या बोल रहा है, लास्ट पॉइंट सीधा बोल रहा है कि जब भी कर्मचारी रखें, सीधी सी बात है, कर्मचारी को रखने का तरीका आपका जोरदार होना चाहिए। मतलब जो भी कर्मचारी को रख रहे हैं उसको वैज्ञानिक तरीके से सिलेक्शन ले। जैसे पटवारी का एग्जाम हो रहा है तो आपका एग्जाम हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है, तो ये क्या है, ये एक साइंटिफिक मेथड है आपको भर्ती करने की, ठीक है ना। तो बोल रहा है कर्मचारियों का या वर्कर्स का, कर्मचारियों का वैज्ञानिक तरीके से चयन, ये है 4 प्रिंसिपल। चयन मतलब सिलेक्शन, प्रशिक्षण मतलब उसी के आगे ट्रेनिंग आ रही है, एंड डेवलपमेंट, 3 शब्द बोल रहा है वो, कि
सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तीनों साइंटिफिक मेथड से होना चाहिए। किसकी? कर्मचारी की। किसी को भी कर्मचारी नहीं रखना है और कर्मचारी रखने के बाद उसको तुरंत काम पर नहीं लगाना है। उसका जो ट्रेनिंग होगा वो बहुत साइंटिफिक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपका जब पटवारी और सब इंस्पेक्टर में ट्रेनिंग होता है तो पूरा वैज्ञानिक तरीके से होता है ताकि आप सब इंस्पेक्टर बनकर अच्छे से अपने कार्य को कर सकें। तो ये थे टेलर के 4 प्रिंसिपल। एक बार देख लीजिए। वैज्ञानिक पद्धति ना कि रूल ऑफ थंब। दूसरा, सहयोग ना कि टकराव। किसको समझाया है? कर्मचारियों को समझाया है। उनके अंदर मानसिक क्रांति लानी होगी। तीसरा, सहयोग ना कि व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म। मतलब इसमें किसको समझाया है इसने मेन रूप से प्रबंधक को समझाया कि मैनेजर्स तुम भी कम नहीं हो, तुम लोग समान बंटवारा करो और पितृवत शैली बने रहो, पिता समान उनसे प्यार करो। और लास्ट में कर्मचारियों का वैज्ञानिक तरीके से चयन। अब ये हो गया टेलर के 4 प्रिंसिपल। अब 10 मिनट में 5 मिनट में देख लीजिए कि टेलर ने ऐसी कौन कौन सी ट्रिक दी है, आखिर क्या क्या काम आती है ट्रिक, आज भी कितनी लागू होती है। तो शुरू करते हैं टेलर की टेक्निक्स। टेक्निक्स मतलब क्या क्या तकनीकें बताई हैं। तो शुरू करते हैं, देखते हैं टेलर ने कौन कौन सी टेक्निक्स बताई है अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट में। पहली टेक्निक्स है, याद रखेंगे सारे शब्द इसके थोड़ा ऐसे ही रहेंगे, कार्यात्मक फोरमैनशिप। इसको याद रखेंगे, कार्यात्मक फोरमैनशिप, ऐसे याद रखेंगे, फोरमैनशिप। इंग्लिश वाले फंक्शनल फोरमैनशिप, ये आएगा एग्जाम में कि किसने पहली बार दिया था फंक्शनल फोरमैनशिप। अब ये फंक्शनल फोरमैनशिप क्या है? टेलर बोलता है कि ये मजदूर है, इस मजदूर को कोई एक ही मैनेजर आदेश देगा तो उसको प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो मैनेजर है, क्या पता उसमें सारे गुण हैं कि नहीं। तो मैनेजर में बहुत सारे गुण होना चाहिए। टेलर बोलता है कि एक मैनेजर में इतने सारे गुण होना चाहिए कि वो किसी एक इंसान में हो ही नहीं सकते। इसका मतलब एक मजदूर को कई लोग मैनेज करेंगे। एक मजदूर को कुल मिला के 8 मैनेजर होंगे उसके ऊपर। अब आप सोचेंगे एक मजदूर के ऊपर 8 मैनेजर, मजदूर ज्यादा है कि मैनेजर ज्यादा है? मजदूर ज्यादा है, फिर भी बोल रहा है कि एक मजदूर पर 8 मैनेजर। तो आपसे पूछेगा फंक्शनल फोरमैनशिप में कितने फोरमैन की बात की है उसने बोला है एक मजदूर जो होता है वो कम से कम 8 मैनेजर से उसको डायरेक्शन मिलना चाहिए, एक मैनेजर से नहीं मिलना चाहिए। तो वो 8 मैनेजर कौन कौन से हैं? बोलता है 4 प्लानिंग वाले रहेंगे, 4 प्लानिंग वाले रहेंगे और 4 प्रोडक्शन वाले रहेंगे। ये 8 मिलकर किसी मजदूर को डायरेक्शन देंगे। 8 मैनेजर मिलकर एक मजदूर को डायरेक्शन देंगे। तो लिख लीजिए, नियोजन वाले अलग और उत्पादन वाले अलग, प्लानिंग वाले अलग एंड प्रोडक्शन वाले अलग। तो मैं नाम लिख रहा हूं, कभी पूछ ले आपसे, प्रोडक्शन वाले अलग लिख देते हैं। ये पहला, इसमें 4 कौन कौन से होंगे? 1 2 3 एंड 4, 4 मैनेजर यहां होंगे। फिर उसके बाद इसमें भी 4 होंगे, 1 2 3 4। अब ये जो 4 8 मैनेजर हैं, ये सब मिलकर एक मजदूर को डायरेक्शन देंगे। ये रहा मजदूर या कर्मचारी, लिख देते हैं कर्मचारी। अब आपसे पूछेगा कि वो 4 मैनेजर इधर के कौन हैं और 4 उधर के कौन हैं। एग्जाम्पल में आता है तो ध्यान रखेंगे, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, सारे शब्द याद रखेंगे, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, क्लर्क बोल रहे हैं मगर वहां पर मैनेजर ही है वो, क्लर्क। तो हिंदी वाले लिख लीजिए निर्देश कार्ड। अब ये निर्देश कार्ड क्या होता है? वो बोल रहा है हर मजदूर को क्या काम करना है उसका निर्देश क्लियर होना चाहिए, बार बार उसको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मुझको कौन निर्देश दे रहा है, क्यों दे रहा है। इसका एक कार्ड बनाइए और उस कार्ड को चेक करने के लिए निर्देश के अनुसार काम हो रहा है कि नहीं, उसके लिए एक मैनेजर रखिए। इस मैनेजर का नाम क्या है बेटा? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इसी भाषा में एग्जाम में आएगा यदि आया तो। दूसरा, कार्यक्रम क्लर्क, तो इंग्लिश में लिखे प्रोग्राम क्लर्क, पीसी, कार्यक्रम, हिंदी में लिख देते हैं कार्यक्रम मैनेजर। दूसरा कौन सा है? पहला कौन सा है? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ना लिखते हो मैनेजर लिख लीजिए, जल्दी समझ में आ जाएगा, मैनेजर। फोरमैन, 8 प्रकार के फोरमैन है, फोरमैन मतलब वो मैनेजर ही है, ठीक है। और दूसरा है कार्यक्रम मैनेजर, हिंदी में कार्यक्रम मैनेजर। तीसरा क्या करेगा? तीसरा बोल रहा है टाइम एंड कॉस्ट, जो समय और लागत की बात करेगा। कितना समय तूने लिया, तेरा समय क्यों ज्यादा लगा, तेरी कॉस्ट कटिंग। मतलब एक मैनेजर सिर्फ कॉस्ट कटिंग के बारे में सोचेगा कि टाइम कैसे कम करना है और कॉस्ट कैसे कम करना है। तो लिख लीजिए, एक हो गया आपका कॉस्ट, टाइम एंड कॉस्ट, हिंदी में समय और लागत के लिए एक मैनेजर। और चौथा एक वो रहेगा जो लोगों को बात नहीं करने देगा, हंसी मजाक, डिसिप्लिन में रहो, तो डिसिप्लिनर। तो लिख देते हैं डिसिप्लिन मैनेजर मतलब अनुशासन, क्योंकि ये भी जरूरी है कर्मचारी के लिए। आपने देखा है कि टेलर बोलता है काम करते ही नहीं है, आराम करते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, ठीक है। अब इधर आ जाइए, इधर के 4 कौन से हैं और ये चारों मिलाकर 8। ये पहली टेक्निक बताई थी उसने, इसको बोलते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप। अब उधर कौन कौन होंगे? उधर सिंपल वाले होंगे। अब वो जो प्रोडक्शन के लिए जवाबदार है, पहला
स्पीड यानी गति, गति बोस, स्पीड बोस बोलते हैं उसको, स्पीड बोस। गति नायक हिंदी में, गति नायक, गति नायक, गति नायक मतलब कार्य की स्पीड बढ़ाने पर ध्यान देगा। दूसरा टोली नायक, टोली मतलब गैंग बोस, गैंग बोस, तो लिख देते हैं गैंग बोस, गैंग बोस, गैंग जो होती है गैंग बोस, इसको हिंदी में भी गैंग ही लिख लेना, टोली है इसे, गैंग बोस। एक हो गया स्पीड बोस, दूसरा हो गया गैंग बोस, तीसरा हो गया मरम्मत, मतलब कोई मशीन खराब हो जाएगी तो वो एक मैनेजर उसी को देखेगा कौन सी मशीन खराब है, किसमें क्या प्रॉब्लम है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाला, रिपेयर बोस। मरम्मत, मरम्मत, मरम्मत मतलब कोई मशीन को रिपेयर करना है तो रिपेयर वाला मैनेजर सिर्फ रिपेयर और मशीनों पर ध्यान देगा। और लास्ट में होता है इंस्पेक्टर, यानी जो निरीक्षक इंस्पेक्शन कर रहा है, तो इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षक, निरीक्षक। चार नाम याद रखना, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना आएगा एग्जाम में आपकी, आपके एग्जाम में इतना आएगा। फंक्शनल फोरमैनशिप किसने दिया, FW टेलर ने। मगर यदि आप यूपीएससी जाते हैं और यूपीएससी करते हैं आईएएस बनना हो, कलेक्टर, तो उसमें फिर यदि आप पबेट लेते हैं लोक प्रशासन, तो लोक प्रशासन में सब लिखना पड़ता है और इसको क्रिटिसाइज इवेल्युएट भी करना पड़ता है। तो ये देखिए सब के सब किसको टारगेट कर रहे हैं, मजदूर को, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, मतलब एक कर्मचारी के दिमाग में 8-8 चीजों के डायरेक्शन, 8-8 लोगों के डायरेक्शन चल रहे हैं। तो आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि एक के लिए ये सब है, बेटा वो तो एग्जाम्पल मैंने एक लिया है, हर कर्मचारी इन 8 से जा रहा है, ये 8 ही हैं और ये 8 ही मिलकर हजारों लोगों को मेंटेन करेंगे या मैनेज करेंगे, मगर सब अपने अपने डायरेक्शन में। जिसको काम प्रोग्राम का दिया प्रोग्राम करेगा, जो इंस्ट्रक्शन का दिया इंस्ट्रक्शन करेगा, टाइम एंड कॉस्ट का वो। तो ये था पहली टेक्निक। दूसरी टेक्निक देखिए जिसको मैंने आपको समझा था, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, इसको हिंदी में भी ऐसे लिखना, अंतरीय पीस रेट बोलते हैं, अंतरीय, अंतरीय हिंदी में बोलते हैं अंतरीय, अंतरीय, मगर इंग्लिश में करिए ज्यादा ठीक है, अंतरीय पीस रेट सिस्टम। ये पीस रेट क्या होता है, पीस रेट, रेट सिस्टम, वही मैंने जो अभी बताया था। 10 पेन तक का टारगेट दिया है, 10 पेन तक बनाते हैं तो 25 रुपए दूंगा, 11वां पेन जिसने बना दिया उसको पूरे 11 पेन के 30 रुपए दूंगा। तो इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, मतलब जितने ज्यादा पीस बनाएगा उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। आपको पता है कि आजकल जितनी भी कंपनीज है सब में टारगेट बेस्ड काम होता है। तो टारगेट बेस्ड काम की शुरुआत किसने करी, इन्होंने करी, टेलर ने, कि उसको टारगेट दीजिए आप और टारगेट निकाल कर दीजिए कि कितने पेन बनाएगा तो क्या करेगा, और इसी से वो मोटिवेट होगा। क्या होगा, एक व्यक्ति 11 पेन बनाएगा तो उसको ज्यादा सैलरी मिलेगी, एक व्यक्ति 9 बनाएगा उसको कम, तो जो 9 वाला है वो डिमोटिवेट हो जाएगा, मोटिवेट उसको देखकर होगा कि इसने ज्यादा पैसे कमाए, अब अगली बार से मैं भी ऐसा करूंगा। तो इसलिए उसने बोला कि सबको एक जैसी सैलरी मत दो। इससे क्या हो रहा है, इससे कामचोर अलग ही पहचान में आ रहा है कि तुम कामचोर हो, तुमसे पेन ही नहीं बन रहा है, ठीक है ना। जबकि हम तो सबसे बड़ा सब एक जैसे इंसान हो, हमने गति अध्ययन कर लिया, टाइम अध्ययन कर लिया, एक दिन में 15 पेन बन सकते हैं, तो हम इसलिए आपको 15 का टारगेट दे रहे हैं, मगर आप नहीं बना रहे हो तो आपको पैसे कम मिलेंगे। तीसरी टेक्निक स्पीड, स्पीड स्टडी यानी गति अध्ययन, गति अध्ययन। अब ये गति अध्ययन कैसे करें, बेटा कुछ मत करो, इस पेन को बार बार बनाकर देखो, इस पेन को इस तरीके से बनाओ, उस तरीके से बनाओ, उस तरीके से बनाओ, कोई ना कोई ऐसी स्पीड आ जाएगी जो सबसे कम समय ले रही है। तो बोल रहा कई सारी गति निकालिए, एक नहीं कई सारी गति निकालिए, एक काम को करने के कई तरीके निकालिए, और उसमें देखिए सबसे ज्यादा स्पीड किसमें है, सबसे ज्यादा टाइम किसमें कम लग रहा है, सबसे कम टाइम किसमें लग रहा है, और जो सबसे कम टाइम वाली स्पीड मिल जाए उसी को आप स्टैंडर्ड मान लो। यही तो वैज्ञानिक प्रबंधन है कि हर चीज का आप साइंस लगाइए, ऐसा हवा में मत चलने दीजिए। तो गति अध्ययन क्या है, गति अध्ययन का मतलब होता है कि आप पहले गति निकाल लें, और गति से क्या होकर आप इस पेन को बनाने का सबसे अच्छा रूट ढूंढ रहे हैं, रूट मतलब सबसे अच्छा रास्ता। तो गति अध्ययन का मतलब यही होता है कि एक सर्वश्रेष्ठ रास्ते की तलाश, सर्वश्रेष्ठ रास्ते की तलाश, ये हो गया आपका कंप्लीट। चौथे नंबर का टेक्निक आप लिख सकते हैं, गति अध्ययन हो गया, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम हो गया, समय अध्ययन, समय अध्ययन भी उससे रिलेटेड है। आपसे पूछेगा किसके बाद कौन आता है, तो पहले गति आएगा कि पहले समय, पहले गति अध्ययन आएगा और उसके बाद समय। तो पूछ लेगा समय अध्ययन किस पे, चौथे नंबर पे समय अध्ययन करिए। समय अध्ययन मतलब वही, एक पेन को बना रहे हैं आप तो बार बार बना के इसका टाइमिंग निकालिए, किस चीज में कितना टाइम लग रहा है और उस टाइम को कितना कम कर सकते हैं। तो बस इतना लिख लेना, गति के बाद समय अध्ययन आता है, गति अध्ययन के बाद क्या आता है, समय अध्ययन आता है। इसके बाद आता है थकान अध्ययन, मतलब कोई मजदूर जो थक रहा है तो उसका भी पता लगे कि वास्तव में वो थक रहा है, कितना थक रहा है, उसके थकान के लिए, उसके रेस्ट करने के लिए अलग से टाइम निकालिए। तो लिख देते हैं थकान अध्ययन भी करिए, थकान का भी स्टडी करिए कि कौन कितना थक रहा है, थकान अध्ययन। और फिर छठे नंबर पे टेलर बोलता है कि जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग एक अलग कमरे में करिए, प्लानिंग का कमरा अलग हो और अलग अलग प्लानिंग के लिए अलग अलग रूम्स हो। तो ये बात पूछेगा कि अलग अलग योजना कक्ष की बात किसने की, टेलर ने पहली बार बोला कि अलग अलग प्लानिंग रूम होना चाहिए, अलग अलग प्लानिंग रूम को लिख रहा हूं इंग्लिश में योजना कक्ष अलग अलग होना चाहिए।
ठीक है, ये वाली बात भी याद रखें। सातवां नंबर बोल रहा है जो भी चीजें समय बचाती हैं उसका प्रयोग करें। समय बचाने वाले इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग, समय बचाने वाली युक्तियों का प्रयोग, युक्तियों का प्रयोग। फॉर एग्जाम्पल टेलर ने बताया स्लाइड रूल का प्रयोग करें। समय बचाने वाली स्लाइड रूल जैसी कई सारे इंस्ट्रूमेंट या युक्तियों का प्रयोग करें। इसके बाद ये भी याद रखना, एक क्वेश्चन आ जाता है जो आपने पढ़ा था, समय अध्ययन के लिए बोल रहा है स्टॉप वॉच रखें, वॉच से कैलकुलेट करें। स्टॉप वॉच का प्रयोग करना, वो पूछेगा स्टॉप वॉच किसने बताया, टेलर ने बताया कि कार्य में स्टॉप वॉच का प्रयोग करें। समय अध्ययन करें, गति अध्ययन करें, उसके बाद थकान अध्ययन करें, और लास्ट में याद रखेंगे मैंने आपको बता दें यहाँ इंस्ट्रक्शन कार्ड, मजदूरों के लिए कार्ड बनाइए इंस्ट्रक्शन, जिसमें उसका इंस्ट्रक्शन लिखो, बार बार वो कंफ्यूज ना हो और बार बार उसको मैनेजर का इंतजार ना करना पड़े। तो 8वां नंबर लिख देंगे निर्देश कार्ड, इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन कार्ड बनाइए सबका, इंस्ट्रक्शन कार्ड। तो ये थी टेलर की कुछ खास टेक्निक्स। मुख्य रूप से आपसे एग्जाम में यही पूछता है, गति अध्ययन, समय अध्ययन, थकान अध्ययन, और ये चौथा वाला फंक्शनल फोरमैनशिप, या 8 वो पूछेगा फंक्शनल फोरमैनशिप में कितने मैनेजर हैं, 8 मैनेजर हैं। फिर ये भी बहुत पूछता है व्हाट इज डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, किसने दिया है, FW टेलर ने दिया है। समय अध्ययन, गति अध्ययन, समय अध्ययन, थकान अध्ययन, अलग से प्लानिंग रूम होना चाहिए, और ये समय बचाने वाली स्लाइड रूल जैसी युक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये था आपका FW टेलर, इन्होंने पहला सिद्धांत दिया था, मगर आखिरी में कुछ लोगों ने इनकी आलोचना किस आधार पर करेंगे। पहला कि तुम मनुष्य को सिर्फ आर्थिक मनुष्य मानते हो, सिर्फ पैसों से ही मनुष्य चलता है, बाकी चीजें नहीं। तो फिर एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये है कि एक बंदा है जो अपने घर पे अपनी वाइफ से लड़के आया है, या उसके घर में कोई दुख है, किसी को तबीयत खराब है, उसकी दादी की तबीयत खराब है, वो ऑफिस आया है, आज उसका काम करने का मन नहीं है, और आप बोल रहे हो ले पैसे काम कर, ले पैसे, बोलेगा पैसे जाए भाड़ में यार, मेरी दादी सीरियस है, तुम वो दिमाग खराब, मेरे को नहीं चाहिए पैसे वैसे। तो उसको क्या बोला गया कि हर मनुष्य आर्थिक नहीं होता, मनुष्य का समाज और मनोवैज्ञानिक फैक्टर भी होता है, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर भी होता है, इसीलिए इसकी आलोचना की गई। दूसरी बात, मैनेजर्स ने भी इसकी आलोचना कर दी, क्योंकि मैनेजर्स बोल रहे हैं कि जो हम पहले वाला रूल ऑफ थंब में हम खुद डिसीजन लेते थे, अब ये टेलर तो बोल रहा है सारे कुछ का विज्ञान बना लो, विज्ञान जो बोल रहा है वो करो, मतलब मैनेजर्स को सेल्फ डिसीजन से हाथ धोना पड़ेगा, इसलिए मैनेजर्स ने इसका विरोध किया। उसके बाद जो लेबर यूनियंस थे, मजदूर संगठन, उन लोगों ने इसका विरोध कर दिया कि इसका मतलब हमारी कोई वैल्यू नहीं बची, हम हड़ताल नहीं करेंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो हम हड़ताल नहीं करेंगे। ऐसे करते करते ट्रेड यूनियन ने इसका विरोध किया, मजदूर ने इसलिए विरोध किया कि तू मजदूर को क्या समझता, क्या है तू मजदूर को, तू समझता क्या टेलर, तू बोलता है एक मिनट बचाओ, क्या हम मशीन है, जो मशीन की तरफ, तो मनुष्य को मशीन माना है टेलर ने, ऐसा मजदूरों का कहना था। तो यह था आज का टॉपिक, बड़ा था टॉपिक FW टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट। एक बार पढ़ लीजिएगा, किसी भी किताब से क्वेश्चन लगा लीजिएगा, उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।